आज भक्ति काल की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाएगी। पिछली बार भक्ति काल की कुछ विशेषताओं के अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य के बारे में परिचय प्राप्त की थी। संत काव्य के अंतर्गत मूल रूप से हमने संत काव्य की विशेषताएं की व्याख्या की थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह निर्गुण काव्य धारा का एक अंग था। उसी क्रम में दूसरे निर्गुण धारा की जो कविता है उसका एक दूसरा भाग है जिसे सूफी कविता के रूप में जाना जाता है। सूफी काव्य के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे जायसी आदि, उनके बारे में हम और उनकी विशेषताओं के बारे में आज परिचय प्राप्त करेंगे। पिछली बार हमने सूफी शब्द के बारे में जानकारी ली थी कि सूफी शब्द से प्रायः सफ़ेद ऊनी वस्त्रों के लंबे लंबे जोगे पहनने वाले लोगों का बोध होता था और जो विशेष दर्शन को मानते थे। और सूफी दर्शन में एक ईश्वर की परिकल्पना की गई और वो प्रेम के महत्व को मानते हैं। इसी क्रम में हम कुछ अन्य बिंदुओं की बात आज करेंगे। सूफी कविता में जो महत्वपूर्ण बात आगे आती है और वो है कि सूफी कविता निर्गुण भक्ति की एक शाखा है जिसके कई कवि काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहे हैं। विशेषकर हिंदी साहित्य में यदि हम देखें तो ईश्वर दास की सत्यवती कथा, कवि कुतुबन की मिर्गावत, कवि मुल्ला दाऊद की चंदायन, कवि मंझन की मधुमालती और कवि उस्मान की चित्रावली सहित अनेक रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना जायसी की पद्मावत रही। पद्मावत बेहद लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। अवधी भाषा में रचा गया यह ग्रंथ अब भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध रहा है। इसकी कथा एक प्रेम कथा है जो ऐतिहासिक भी है और इतिहास और कल्पना के मेल से यह कथा इतनी अद्भुत बन पड़ी है कि लोग इसे आज भी पसंद करते हैं। सूफी दर्शन में मूल रूप से कई शाखाएं देखने को मिलती हैं जैसे चिश्ती, नक्शबंदी, सुहारवर्दी और कादरी। इस प्रकार सूफी सिद्धांत से संबंधित या सूफी दर्शन की 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन विशेष रूप से चिश्ती संप्रदाय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय दिखाई पड़ता है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन से यानी अजमेर में जब वो बस जाते हैं तो वहाँ से चिश्ती परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। तो चिश्ती काफ़ी लोकप्रिय रहे मोइनुद्दीन चिश्ती और आज भी लोकप्रिय हैं। इनके शिष्यों में या इनके मानने वालों में हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्मों के लोग भी सम्मिलित हैं। इन्होंने प्रेम को महत्व दिया और यही कारण है कि इनकी परंपरा भारत में काफ़ी लोकप्रिय रही। आगे चलकर यदि हम देखें तो कई रूपों में दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से मोइनुद्दीन चिश्ती की परंपरा में आगे चलकर निजामुद्दीन चिश्ती भी आते हैं और निजामुद्दीन चिश्ती फिर आगे चलकर वो निजामुद्दीन चिश्ती दिल्ली में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और दिल्ली के आसपास उनकी काफ़ी लोकप्रियता होती है और उसी के अंतर्गत वो फिर वहाँ पर दिल्ली के आसपास के में अमीर खुसरो जैसे इनके शिष्य बनते हैं। तो इस प्रकार अमीर खुसरो से निजामुद्दीन चिश्ती का काफ़ी अच्छा रिश्ता रहता है और काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। इसी परंपरा में आगे चलकर फिर सलीमुद्दीन चिश्ती जाते हैं जो आगरा के आसपास सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी आदि में उनका काफ़ी प्रचार प्रसार रहता है। और विशेषकर उल्लेखनीय है कि इतिहास में सम्राट अकबर से सलीमुद्दीन चिश्ती के काफ़ी मान्यता प्रसिद्ध रही है और सम्राट अकबर सलीमुद्दीन चिश्ती का बेहद सम्मान करते हैं और यही कारण है कि आगे चलकर अकबर अपने किले में उनके कब्र बनाता है और वो आज भी दरगाह के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सम्राट अकबर तक चिश्ती परंपरा के काफ़ी महत्व देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा है और इसी परंपरा में जायसी भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सूफी साधना में विशेषकर सूफी दर्शन में मूल रूप से 9 सोपान या 9 सीढ़ियाँ मानी जाती हैं, यानी 9 साधना अवस्थाओं के बाद वस्तुतः ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो सूफी दर्शन में ये इस 9 साधना क्रम या 9 साधना अवस्थाओं का विशेष महत्व मिलता है और यह पद्मावत में भी इसका
उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जो सूफी कविता है या सूफी दर्शन है, वो एकेश्वरवाद को महत्व देता है, यानी एक ईश्वर की परिकल्पना को महत्व देता है। वो मानता है कि परम शक्ति है वह एक है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये बात है कि वह परम शक्ति या परमात्मा को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करता है, और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। स्त्री को परम शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना सूफी दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और यही कारण है कि पद्मावत में भी जो पद्मावती है वो स्त्री ब्रह्म के प्रतीक है। प्रायः पुरुष साधक रहता है और पुरुष उसे प्रेम के माध्यम से परम शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो पद्मावत में भी ये उल्लेखनीय दृष्टिकोण मिलता है, जिसमें रतन सेन साधक होता है और वह विभिन्न कठिनाइयों को पार करता हुआ परम शक्ति यानी पद्मावती को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार सूफी सिद्धांत में पुरुष साधक प्रेमी होता है और स्त्री जो है वो परम शक्ति के रूप में प्रेमिका होती है, जिसे बेहद समर्पण भाव से, बेहद ईमानदारी से, बेहद कठिनाई से विभिन्न साधनाओं को प्राप्त करते हुए फिर उसे वो उस तक पहुँच बनाता है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ती है कि सूफी कविता में भारतीय प्रेम कथा को महत्व दिया गया, यानी सूफी कविता में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में महत्व दिया जाता है, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो कथा है उसको कल्पना के साथ मिलकर सूफी कविता प्रस्तुत करती है। जितनी भी, चाहे चित्रावली हो, चाहे मृगावती हो, चंदायन हो, इन सब में भारतीय प्रेम कथा जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण रहे हैं उनका जिक्र या उनका उल्लेख कवि करता है। इसलिए सूफी कविता में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथा को आधार मानकर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में वो लोकप्रिय बन जाते हैं। पद्मावत में भी चित्तौड़ की कथा को आधार मानकर उसमें कल्पना तत्वों का मेल करके कवि प्रस्तुत करता है, और इसीलिए जायसी की ये रचना बेहद महत्वपूर्ण होती है। सूफी कविता में एक और विशेषता दिखाई देती है, और वो है गुरु का महत्व, कि सूफी कविता गुरु के महत्व को बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करती है, कि सूफी कविता में गुरु के महत्व को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वो मानता है, कवि मानता है कि गुरु के माध्यम से ही साधक अपने प्रिय को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इसीलिए रत्नसेन भी जब पद्मावती को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो विभिन्न मार्गों में जब रुकता है तो गुरु उसे पथ बनाता है, पथ बताता है, और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलता हुआ अंततः वो प्राप्त कर लेता है या अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रेम मार्ग को महत्व देने में गुरु का बेहद महत्वपूर्ण है। यही विशेषता, अगली विशेषता है कि सूफी कविता में प्रेम को महत्व दिया गया, और इसी प्रेम को महत्व देने के कारण उन्हें प्रेम मार्गी भी कहा जाता है, और यह सूफी कवियों की शाखा को प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। उसमें करुणा को महत्व मिलता है, यानी प्रेम का एक विशाल चित्रण किया गया। प्रेम में कई प्रकार की संकीर्णता का चित्रण नहीं मिलता, इसलिए पूरी सूफी कविता में जो प्रेम है एक विराट स्वरूप में चित्रित किया गया है, जिसमें मानवीयता है और मानवीय मूल्यों की संकल्पना उसमें समाहित है। वो करुणा को जन्म देता है, और इस प्रेम के चित्रण में कवि विरह को महत्व देता है, यानी प्रेम के जो दो भाग होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, उसमें से कवि वियोग पक्ष को महत्व देता है। और यही कारण है कि सूफी कविता में विप्रलंब श्रृंगार का बड़ा उपयोग किया गया है, और यही कारण है कि जो पद्मावत की रचना होती है उस पद्मावत की रचना में पूरा का पूरा वियोग श्रृंगार या वियोग के जो पद है वो बेहद मार्मिक है और करुणा प्रधान है। इस तरह यही कारण है कि जायसी जैसे कवियों को प्रेम की पीर की संज्ञा भी दी जा सकती है, यानी जो कवि वर्णन करता है उसमें प्रेम के इतने सारे पक्षों को उद्घाटित करता है और प्रेम के इतने विराट स्वरूप का प्रयोग करता है, और प्रेम में जो करुणा या प्रेम में जो विरह की मार्मिकता का चित्रण करता है वो बेहद अद्भुत है, और वो किसी भी पाठक को आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि ये ग्रंथ बेहद लोकप्रिय बने हुए हैं, आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। सूफी कविता में एक और महत्वपूर्ण विशेषता आती है, वो है रहस्यवाद, कि कवि सूफी दर्शन में अनेक रहस्यों का भी प्रयोग करता है। विशेष करके रहस्य में वो भावपरक और साधनापरक दोनों बातों का प्रयोग करता है।
विशेषकर भावपरक में वह परमात्मा से प्रेम का संबंध स्थापित करता है, और दूसरी तरफ साधना के रूप में अनेक प्रकार के साधना, योग परक साधना या अन्य तरह की साधना कर कर वह ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि सूफी कविता में सामंजस्य का चित्रण मिलता है, कि सूफी कविता में अनेक विरोधी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन उन सब को एक साथ रखना या उन सब में एक तरह का सामंजस्य होना, ये भी एक सूफी कविता की विशेषता है कि सूफी कविता में सामंजस्य मिलता है। अनेक भिन्न भिन्न चीज़ें हैं लेकिन वो एक साथ उपस्थित होते हैं, और ये सामंजस्य या समन्वय की भावना भी एक बहुत बड़ी विशेषता है सूफी कविता में। सूफी कविता में लोक जीवन का भी एक विशद चित्रण मिलता है, चूँकि कवि की मंशा ये होती थी कि वो जन सामान्य को से ज़्यादा जुड़ सके और जन सामान्य के बीच में अपने प्रेम तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके, और इसीलिए वो लोक जीवन की जीवंतता को अपनी कविता में उपस्थित करता है। और इसीलिए लोक जीवन में प्रचलित जो तीज त्यौहार हैं, जो खान पान है, रहन सहन है, जो भाषा बोली है, जो आचार विचार है, जो विभिन्न संप्रदाय हैं, जो विभिन्न रीति रिवाज हैं, इन सब का चित्रण सूफी कविता में मिलता है। इसीलिए जब हम पद्मावत में देखते हैं तो पद्मावत में विभिन्न तरह के फूल पत्तियों का जिक्र, विभिन्न प्रकार के फलों का जिक्र, सब्जियों का चित्रण, हाट बाजार का चित्रण, वेशभूषा का चित्रण, विभिन्न मत मतांतर का चित्रण भी बड़े पैमाने पर मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूफी कविता में लोक जीवन का चित्रण मिलता है। इसी तरह जो सूफी कवि थे वो वस्तुतः निर्गुण भक्ति की धारा में मानते हुए एक आदर्श लोक की स्थापना भी करते हैं, आदर्श लोक की कल्पना करते हैं। विशेषकर यदि हम देखें तो जैसी सिंघल द्वीप की कल्पना करते हैं, और जो सिंघल द्वीप की कल्पना है वो एक आदर्श लोक की कल्पना है। आदर्श लोक की कल्पना इस अर्थ में है कि कवि यह मानता है कि दुख जो कुछ सामने दिख रहा है उससे मुक्ति का मार्ग सिंघल लोक है, यानी कवि एक सुखमय लोक की परिकल्पना करता है और उसे सिंघल लोक नाम देता है, सिंघल द्वीप नाम देता है। और पद्मावती सिंघल द्वीप में रहती है, यानी कवि का यह मानना है कि जहाँ परम शक्ति का निवास है वही आदर्श लोक है। वहाँ पर एक सामंजस्य की भावना है, वहाँ पर भी किसी भी तरह के राग द्वेष नहीं है, वहाँ प्रेम का केवल साम्राज्य है। और इसीलिए कवि ऐसे आदर्श लोक की कल्पना करता है जहाँ पर एक सुखमय जीवन जी सके। इस प्रकार कवि की मूल मंशा ये रहती है सूफी कवि की कि वह अपनी कथा के माध्यम से मनुष्य के अहंकार का पतन दिखा सके। यानी कवि की मूल प्रेरणा ये होती है कि वो संदेश देना चाहता है कि जो व्यक्ति प्रेम करता है वही अंततः सुखी होता है, या जिसमें अहंकार होता है वह अंततः निराश होता है और दुखी होता है। तो इस प्रकार अहंकार का निषेध और प्रेम को स्वीकार करना ये सूफी कविता की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और इसी के लिए वो विभिन्न विरोधी तत्वों का सामंजस्य स्थापित करता है। जो रचनाएं रची गईं सूफी ग्रंथों, सूफी कवियों के द्वारा, उनमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूफी ग्रंथ प्रायः अवधी भाषा में ही रचे गए, और अवधी भाषा उस समय एक लोकप्रिय भाषा के रूप में थी। ज़्यादातर जो सूफी ग्रंथ हैं वो महाकाव्य के रूप में रचे गए, यानी प्रबंध काव्य के रूप में रचे गए। तो प्रबंधात्मकता एक सूफी कविता की बड़ी विशेषता है कि वो कथा को प्रस्तुत करते हैं, और एक बड़ी कथा को प्रस्तुत करने के लिए प्रबंध काव्य की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर जो कथाएं हैं वो प्रबंध रूप में हैं, और कई कथाएं तो महाकाव्य के रूप में। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत एक महाकाव्य है। तो इस तरह से महाकाव्य के रूप में या प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुति, ये भी सूफी काव्य की विशेषता रही है। और इस काव्य की प्रस्तुति में, विशेषकर प्रबंध काव्य की प्रस्तुति में, कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया। जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि मसनवी शैली में दोहा चौपाई की शैली को अपनाया जाता है। उसमें अपने गुरु की वंदना होती है, अपने मित्रों की अभिवादन होता है, उनकी अच्छाइयों का चित्रण किया जाता है, अपने मित्रों की परिकल्पना की जाती है। इसके अलावा जो राजा हैं इन सब की, और अपने आसपास के क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार मसनवी शैली में रचना का रचा जाना भी सूफी कविता की एक विशेषता है। सूफी कवियों ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन विशेष रूप से उत्प्रेक्षा का बहुत ज़्यादा चित्रण मिलता है।
विशेष रूप से जायसी के लिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी कविता में अनेक तत्वों का चित्रण मिलता है और उन अनेक तत्वों के कारण सूफी कविता बेहद लोकप्रिय कविता बन पड़ी है और इतिहास में ये बेहद लोकप्रिय ग्रंथों में गिनी जाती हैं। इस प्रकार जायसी का पद्मावत भी इसी रूप में प्रसिद्ध है, जिसके खंड प्रायः विभिन्न कक्षाओं में पढ़े जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, सूफी कविता एक लोकप्रिय काव्यधारा के रूप में रही है जो प्रेम के महत्व को देती है। यह निर्गुण शाखा की एक शाखा है, लेकिन निर्गुण शाखा की एक शाखा होते हुए भी इसने प्रेम और भारतीय कथा को स्वीकार किया है। यद्यपि इसमें दर्शन विदेशी है, लेकिन सूफी एक ऐसी प्रेम मार्ग की बात करता है जिसमें भारतीय प्रेम तत्व की गुंजाइश रहती है। इसमें भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति बड़े पैमाने पर दिखाई देती है और इसी कारण सूफी कविता भारतीय जनमानस में रच पच गई है, ये लोकप्रिय हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जायसी का पद्मावत है। जायसी का पद्मावत इतने वर्षों बाद भी, 100 वर्षों के बाद भी आज भी लोकप्रिय है। अगली कक्षा में हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इन बिंदुओं की पुष्टि करेंगे।